नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है कंबोडिया से जुड़ी हुई, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान के बारे में जानकारी मिल रही है। कंबोडियाई प्रशासन ने उपराष्ट्रपति के काफिले को रोका है। करीब आधा घंटा तक काफिले को रोका गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कंबोडियाई राजा से मुलाकात करने जा रहे थे उपराष्ट्रपति, इसी दौरान उनके काफिले को रोका गया। आसियान के 40 और 41वें सम्मेलन में शामिल होंगे और इससे पहले उनके काफिले को रोका गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया के दौरे पर हैं। आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है उन्हें। आसियान के साथ 30 साल के रिश्ते पर भी चर्चा होनी है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले को आधे घंटे तक रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कंबोडिया से जुड़ी हुई, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है। कंबोडिया प्रशासन ने उनके काफिले को करीब आधे घंटे तक रोके रखा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंबोडिया में उपराष्ट्रपति के काफिले को रोका गया है। आसियान के 40वें और 41वें सम्मेलन में शामिल होने के लिए कंबोडिया के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 2 दिन पहले उनके दौरे की शुरुआत हुई थी और अब खबर मिल रही है कि उनके काफिले को आधे घंटे तक रोका गया है। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिनव, बताइए क्या हुआ है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि कंबोडिया जो है उत्तर प्रदेश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो गए हुए थे दौरे पर। वहां पर है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें कि 30वां 40वां सम्मेलन है, उसमें गए हुए थे और उनमें बाकायदे कंबोडिया के जो राष्ट्रपति जो राजा हैं उनसे उपराष्ट्रपति को काफिला उनका होटल से वहां उनके महल तक गया, लेकिन वहां पर जाकर बाकायदे चूंकि विदेश मंत्रालय की ये लापरवाही कही जाएगी कि उन्होंने पहले से कोऑर्डिनेशन उनका नहीं था, और जिसकी वजह से आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि 30 मिनट तक जो है उपराष्ट्रपति को सड़क पर खड़ा रहना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उसी काफिले में मौजूद थे। उसी काफिले में एस जयशंकर को भी आप बैठे हुए थे, यानी पहले से ये नहीं था। और ये भारत जैसे शक्तिशाली देश के उपराष्ट्रपति को अगर इस तरह से सड़क पर इंतजार करना पड़ा। नेम्पे में जो है जो आशियाना सम्मेलन है, 40वां 41वां सम्मेलन है, उसमें उपराष्ट्रपति संदीप धनखड़ जो है वो गए हुए थे और साथ में विदेश मंत्रालय की टीम भी वहां पर थी। आप विजुअल में देखिए कि किस तरह से जो है जो फुटेज दिखा रहा है न्यूज इंडिया, एक्सक्लूसिव ये जानकारी दे रहा है कि उपराष्ट्रपति की किस तरह की बेइज्जती जो है भारत की, इस तरह की बेइज्जती की गई कि 30 से 40 मिनट तक उनको सड़क पर इंतजार करना पड़ा वहां के राजा से मिलने के लिए। शुक्रिया अभिनव इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो कंबोडिया में ईस्ट एशिया समिट का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जो बाइडेन से मुलाकात की है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। बाइडेन के साथ मिले हैं जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो बाइडेन को आप बाईं तरफ तस्वीरों में देख पाएंगे, दाहिनी तरफ आप बीच में देख पाएंगे जगदीप धनखड़ को। दोनों के बीच ये मुलाकात, गर्मजोशी, ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जो बाइडेन के साथ चर्चा की है जगदीप धनखड़ ने। ये कंबोडिया की तस्वीरें हैं। कंबोडिया के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इसी दौरान जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन और जगदीप धनखड़ के बीच अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत हुई है, अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा हुई है। उम्मीद की जा रही है कि रूस यूक्रेन के बाद जो हालात विश्व में पैदा हुए हैं उस पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बाइडेन के साथ मुलाकात की और मुलाकात से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
और सियासी माहौल में अदावत अपनी जगह है, लेकिन बार बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निशाने पर लेना क्या सही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी के दिए बयान पर विवाद अभी थमा नहीं है और इसी बीच कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के पीएम मोदी पर दिए बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते, देश के होते हैं। बावजूद इसके उन पर विरोधी नेताओं की टिप्पणी किसी भी तरीके से जायज नहीं है। बावजूद इसके विरोधी हैं कि मानते नहीं। तो मधुसूदन मिस्त्री ने अब प्रधानमंत्री को लेकर के टिप्पणी की है। इससे पहले ममता सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है। और अब मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के बयान दिया है। इधर महामहिम के अपमान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने एक केस दर्ज करा दिया है। अखिल गिरी पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। नॉर्थ एवेन्यू थाने में अखिल गिरी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। पश्चिम बंगाल के हुगली से सांसद हैं लॉकेट चटर्जी और उन्होंने यह मामला दर्ज करवाया है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू को लेकर के अखिल गिरी की तरफ से दिए गए बयान पर अब दिल्ली के एक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। नॉर्थ एवेन्यू थाने में लॉकेट चटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली से सांसद हैं, उन्होंने दर्ज करवाई है एफआईआर। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को लेकर के टिप्पणी की थी ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने और इसी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है नॉर्थ एवेन्यू थाने में और लॉकेट चटर्जी ने यह मामला दर्ज करवाया है, जो पश्चिम बंगाल के हुगली से सांसद हैं। दिल्ली में अखिल गिरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने थाने पहुंचकर खुद ये केस दर्ज करवाया। ममता बनर्जी टीएमसी सरकार का महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री मिसेस शशि पाजाजी भी उपस्थित थे और अभी तक ममता बनर्जी जो एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद पर जो ट्राइबल वुमन महिला द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसे तरीके से इंसल्ट किया, अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। उनको तुरंत स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर ये उत्तर प्रदेश में होता, कोई महिला के ऊपर कोई कुछ बोल देते, महिला के ऊपर कुछ हो जाता, तो वो ममता बनर्जी, उनका नेता मंत्री लोग और बहुत सारा बुद्धिजीवी लोग आके कैंडल मार्च बना देते, तुरंत चले जाते, सांसद को भेज देते। लेकिन उनका खुद का राज्य पे, उनका खुद का मंत्री ने, अखिल गिरी ने जैसे तरीके से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपमान किया, इसको लेकर उसको बोलना चाहिए और तुरंत अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति पर दिए बयान से बंगाल में तो बवाल है ही, देश की सियासत पर भी इसका असर पड़ रहा है। कांग्रेस भी टीएमसी नेता के बयान से सहमत नहीं है। दुख की बात है कि अखिल गिरी ने अपने नाम पे वो एकदम अमल हो है कि उसने एकदम गिरी हुई बात करी है। वो बात किसके बारे में कर रहे हैं वो बात नहीं, वो एक महिला के बारे में किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं और ख़ास करके एक महिला के अपीयरेंस पे। अपीयरेंस, उस महिला ने कितनी मेहनत की, उस महिला ने किस तरीके से अपनी राजनीतिक जीवन में मेहनत करके इस दर्जा तक पहुंची है, उसके बारे में वो बात करें तो वो उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ लोग भी समझते कि वो कुछ उच्च मानसिक सोच से आते हैं। अखिल गिरी जो है वो इस टिप्पणी के साथ वो अपनी मानसिकता लोगों को दर्शा रहा है कि वो उसकी मानसिकता, वो किस मानसिकता की है। मैं सोचता हूँ कि दिस इज इन पुअर टेस्ट। ये अफसोस की बात है। इतनी अकल तो होनी चाहिए कि
राष्ट्रपति का सम्मान करना एक हमारा कर्तव्य है। इधर विवादित बयान के बाद मधुसूदन मिस्त्री बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं की फितरत ही ऐसी है कि कभी वह राष्ट्रपति का अपमान करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री का। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे। जो गुजरात 27 वर्षों से कांग्रेस को उसकी औकात दिखाता आ रहा है, उसके बेटे को औकात दिखाने की बात करना गुजरातियों का अपमान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी को गाली देना बंद कब करेगी। मौत का सौदागर से लेकर नीच, भस्मसूर, गंगू तेली और अब तुझे औकात दिखा देंगे, इस प्रकार के शब्दों का चयन दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति का विरोध करते करते किस प्रकार से प्रधानमंत्री पद का, संवैधानिक पद का और प्रधानमंत्री के गरीब समाज से आने पर और एक गरीब पृष्ठभूमि, एक चाय वाले की पृष्ठभूमि से आने पर इतना नफरत करती है कि बार बार उन्हें जाति सूचक शब्दों से और उनके गरीब समाज पे आने से, उनको अपमानजनक शब्द से अलंकृत करने का या उन्हें हमला करने का कुत्सित प्रयास करती है। आज सवाल यह पैदा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी मधुसूदन मिस्त्री जी पर कार्रवाई करेगी या ऐसे नेता को और भी पदोन्नति देकर बताएगी कि यह दरअसल कांग्रेस पार्टी और उसके प्रथम परिवार की ही शब्दावली और दिल की बात है जो मधुसूदन मिस्त्री कर रहे हैं। तो मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर अब बीजेपी नेताओं ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है और गुजरात चुनाव में इस तरीके से बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं और ये गुजरात चुनाव के लिए शायद कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने फौरन से इस मामले पर पलटवार किया है। मधुसूदन मिस्त्री से लेकर के पूरी कांग्रेस को घेर लिया है। इस तरह की बयानबाजी के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर बीजेपी के नेताओं ने ले लिया है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजस्थान के उदयपुर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उदयपुर से अहमदाबाद नए ट्रैक से देर रात विस्फोट की आवाज आई है। बता दें कि ये घटना को आतंकी हमला या कोई बड़ी साजिश की संभावना जताई जा रही है, बड़ी साजिश की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटनास्थल से डेटोनेटर और बारूद भी बरामद किए गए हैं। हालांकि फिलहाल आतंकी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की छानबीन के लिए जयपुर से एटीएस की टीम भी उदयपुर के लिए रवाना हो गई है। ये आप ट्रैक को देख सकते हैं, ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई है। डेटोनेटर और बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल ये जानकारी मिली है। एक पुल के पास ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश रची गई है, कोशिश की गई है और आप देखिए ट्रैक का एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इससे ट्रेन होकर के गुजरती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद जब छानबीन की गई तो वहां पता चला कि डेटोनेटर और कुछ मात्रा में बारूद बरामद किया गया है। डेटोनेटर का इस्तेमाल विस्फोट के लिए किया जाता है, धमाके के लिए किया जाता है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस ट्रैक को उड़ाने के लिए जो छोटी सी पुलिया है, इस पर धमाका करके पूरे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई है। दीपक चाला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, ये कौन सा ट्रैक है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर छोटी सी पुलिया है और इस पर ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई है। अभी रेलवे की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, रेलवे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
और देखिए बिल्कुल अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो रेलवे ट्रैक है अहमदाबाद और उदयपुर का रेलवे ट्रैक है जो कि गुजरात और राजस्थान को जोड़ता है, इसका इनॉग्रेशन किया है। ओला पुल है जो ओड़ा पुल है जो कि उदयपुर में पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में करीब 150 फीट ये जो पुल है इसको यहाँ पर रात को उड़ाया गया है। देर रात को कोई मौके से डेटोनेटर जो है वो बरामद हुआ है और कुछ बारूद जो है वो बरामद हुआ। प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा था कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां पर कुछ बारूद भी मिला, यानी कि ये सोची समझी एक साजिश है, इसको उड़ाने की कोशिश की गई। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इस सुनसान जगह इतने 150 फीट गहरे पुल को क्यों उड़ाएगा? तो हो सकता है ये कोई बड़ी साजिश हो, आतंकी घटना भी हो सकती है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जयपुर से एटीएस की टीम, एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है, उदयपुर में जाएगी, जांच करेगी आखिर किसने ये हादसा करने की कोशिश की और उनकी क्या बड़ी प्लानिंग थी। तो कह सकते हो कि ये बड़ी घटना है और पूरे एटीएस की टीम और तमाम खुफिया एजेंसी मामले में सक्रिय है। जी शुक्रिया दीपक, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। इन सब के बीच नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि मेरा कोई ऑफिसर नहीं मानता था इसमें पैसा मिलेगा, कोई देगा, पर मेरे सामने बोल नहीं बैठे। मैंने कहा नहीं, यही करना है। मैं भी ऑस्ट्रेलिया में गया था, एक मैक्वेरी करके कंपनी थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने मुझे बुलाया था ऑफिस में, स्वागत किया और हमारे यहाँ उन्होंने 30-40 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट भी किए हैं। तो बोले हम और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने हंसते हुए कहा जरूर करिए, पर मन में तय किया कि अब तो हिंदुस्तानियों के ही पैसे लेना है। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं जिस दिन 26 तारीख को हमने बॉन्ड इशू निकाला और मैं अपने परिवार के साथ गोवा में था, तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ 7 टाइम्स मोर। तो उसको क्लोज करना पड़ता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके घंटा बजानी पड़ती हो। तो मैं गोवा में सुबह उसी के लिए मुंबई आया और हमने इशू क्लोज कर दिया। जो 10 दिन का था वो काम 7 घंटे में हो गया। अब हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ में बात करता हूँ, लोग बोलते पैसे कहाँ से आते हैं? मतलब पैसे है, नहीं आते तो लिख लो आपके डायरी में, जो बोला ना इन्होंने डंके की चोट पर। तो मैं लोगों का विश्वास नहीं बैठता, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया था कि हाँ मैं कह रहा हूँ, लिख लो डायरी में, नहीं होगा तो मुझे पूछो, क्योंकि लोग पैसे दे रहे हैं। तो विश्वसनीयता एंड क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन द लाइफ। डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ इट। उसको शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट से जाओगे तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और इसलिए आयुर्वेद की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी आप सबके ऊपर डिपेंड है। डायग्नोसिस निदान पर डिपेंड है, दवाइयों पर डिपेंड है, और उसके साथ साथ आप जिस प्रकार की दवाइयों के प्रयोगशीलता और रिसर्च के साथ जाओगे उसके सक्सेस स्टोरी पर डिपेंड है। और जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते। अभी मैं बेंगलोर में गया था, बेंगलोर के मुख्यमंत्री के साथ बैठा था। बेंगलोर में ट्रैफिक जाम होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे समझ में नहीं आता कि बेंगलोर का ट्रैफिक कैसे सुधरे। तो मैंने उनको कहा मेरे पास एक आइडिया है। तो उन्होंने क्या है? तो मैंने कहा हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस, 200 लोग उड़ेंगे हवा में, ऐसी बस चलाएंगे। तो उन्होंने कहा नितिन जी, इज इट रियली पॉसिबल? मैंने बोला मैं जो बोलता हूँ वो 101% पॉसिबल है, उसके सिवा नहीं बोलता हूँ। मैंने तुरंत उनको डॉफल एयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी का प्रेजेंटेशन, जो डबल डेकर बस हवा में चल रही थी, वो दिखाया। अब मैं 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई ऐसी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का अर्थ ही होता है आई एम पॉसिबल। तो इसलिए इस विज्ञान को विश्व की मान्यता और प्रतिष्ठा देने का संकल्प आपने किया है, और इसका संबंध भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा वैदिक विज्ञान है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है,
जो विश्व का आकर्षण का केंद्र बनी है, वो चाहे योग विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद हो, चिकित्सा पद्धति हो, जिसको विश्व में जिसका आकर्षण है उसको विश्व में पॉपुलर करना, ये हमारा एजेंडा है। और उसके लिए जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, नॉलेज के साथ कमिटमेंट और उसका इफेक्टिव मार्केटेबिलिटी, मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं कि कोई भी चीज़ तभी सक्सेसफुल होती है जब प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इफेक्टिव मार्केटेबिलिटी। आप कैसे हो इससे इसको दुनिया में महत्व नहीं है, आप कैसे दिखते हो इसको महत्व है। हमको अच्छा मटेरियल भी चाहिए और अच्छा दिखना ही चाहिए। तो जैसलमेर के नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत से पूरे राजस्थान में दुख की लहर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है और अब ये नाम मात्र के लिए ही देश में पाया जाता है। वैसे तो ये तकरीबन पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, लेकिन अब भी राजस्थान और राजस्थान के पड़ोसी इलाकों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिल जाता है। जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत से पार्क प्रशासन बेहद दुखी है। पर्यावरण और जो हमारी वाइल्ड लाइफ संरक्षण की बात करें तो मुझे लगता है कि जैसलमेर मशहूर है गोडाउन के लिए। जो गोडाउन पक्षी अब कुल 150 के आसपास गिनती बताते हैं, बट वो दिखते नहीं है इतने। 150 भी मुझे लगता है कि करीब 100 के आसपास उनकी गिनती होगी। और पिछले पूर्ववर्ती सरकारों ने भी और अभी भी सरकारें इसके लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं, प्रजनन का कार्य भी हो रहा है। परंतु जो मूलभूत उनकी समस्या है वो मुझे लगता है कि हाई टेंशन वायर्स वाली जो है वो अभी जस की तस पड़ी है। और जो अभी पंखे लग रहे हैं और भी अधिक विंडमिल्स लग रही हैं और उन पे डाइवर्टर्स लगाने का जो कार्य किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। और एक हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, मुझे लगता है इंटैक की तरफ से एक केस लगा जिसके अंदर एक ऑर्डर भी आया हाईकोर्ट का कि इनको अंडरग्राउंड केबलिंग की जाए। तो आने वाले जो अभी नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं कम से कम उनमें तो ये अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य हो ही हो, क्योंकि इस पक्षी को आप सिर्फ डीएनपी क्षेत्र में नहीं रख सकते। पक्षी है, आप अपनी कहीं भी ये प्रजनन कर सकते हैं, कहीं भी उड़कर बाहर आते जाते हैं, कोई एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। पूरा जिला एक विशालकाय जिला है। तो मुझे लगता है कि इस पर प्रयास होना, डाइवर्टर्स पर प्रयास होना, जो हमारी CSR एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट को सख्ताई से इसे लागू करना होगा।